नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर। शिक्षा मनोविज्ञान का दायरा अपरिमित है और इस शिक्षा मनोविज्ञान पर बात करना अपने आप में एक दुष्कर कार्य है। देखने में ये बहुत सरल लग रहा है और भारत तो ऋषि और मुनियों का देश रहा है। ऋषि और मुनियों के द्वारा ये हमेशा विवेचित हुआ है कि आत्म क्या है, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और इस क्रम में हम सत्य की तलाश करते रहे, अंतिम सत्य की तलाश करते रहे। और इस अंतिम सत्य की तलाश में बहुत सारी चीज़ें अनायास ही शोध के रूप में हमसे जुड़ती गई और इस बीच हमने अध्ययन किया मानव के व्यक्तित्व का, मानव के व्यवहार का, और मानव व्यक्तित्व का ज्ञान मनोविज्ञान की श्रेणी में आया। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान परम सत्य के दार्शनिक सत्य पर ही अवलंबित रहा और मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान आदि नामों से भी जाना गया। व्यावहारिक पक्ष जोड़ने के कारण इसकी आवश्यकता ने नित्य नए आकाश छुए और आज इसका परिक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में बहुत सारा वह सब कुछ आता है जो मानव मन से जुड़ा हुआ है। जब हम मन को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि मन से आशय तो ब्रेन फंक्शनिंग से है, मस्तिष्क के कार्य से है। तो क्या मस्तिष्क के कार्यों को किसी सीमा में बांधा जा सकता है? मैं समझता हूँ यह बहुत ही कठिन कार्य है और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो केवल शिक्षा मनोविज्ञान का करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के परिक्षेत्र को आपके साथ विवेचित किया जाएगा, डिस्कशन होगा और इस संबंध में ही विचार विनिमय होगा। एक प्रसिद्ध भारतीय विचारक हैं एस.के. मंगल, वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान, उसके पृष्ठ 21 पर उन्होंने लिखा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान विषय के नियम, सिद्धांत एवं क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। ये एस.के. मंगल की परिभाषा अपने आप में इतनी सरल है कि इसको कहने के साथ ही इसके आशय समझ में आते हैं कि एक तो ये व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा है और दूसरे इसमें नियम, सिद्धांत और क्रियाविधि जो है मनोविज्ञान के वह शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं और इसलिए हम इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। एस.के. मंगल की इस परिभाषा का आंग्ल वर्जन आपके बीच रखता हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी इन विच एन अटेम्प्ट इज मेड टू यूज द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अपने आप में बहुत ही साफ, सरल और निर्दिष्ट परिभाषा थी ये डॉक्टर एस.के. मंगल जी की। अब हम, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, इस पर विचार करेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा और परिभाषाओं पर विचार करेंगे। यह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हायर एजुकेशन से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और जब भी यह प्रश्न आपके उसमें आया है तो इसकी परिभाषाओं के बारे में ये बात आई है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या और इसके बारे में विभिन्न विद्वानों की राय क्या है। तो आइए हम यहाँ पर उसी का विचार करते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ जो है भले ही हमारे पास हो, लेकिन हम उसे पाश्चात्य विज्ञान से तलाशते हैं, पाश्चात्य देशों से तलाशते हैं और उसी क्रम में हम प्रमुखापेक्षी हो गए हैं। यहाँ पर भी बात हम अरस्तु की करते हैं और मनोविज्ञान के विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय क्या कहते हैं रखता हूं आपके बीच। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रॉबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इसका आंग्ल वर्जन आपके बीच रखता हूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, बट द साइंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड इन यूरोप with the work of Pestalozzi, Herbert and Froebel, who tried to make education psychological। तो ये जो परिभाषा है, यह परिभाषा अपने आप में शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने में सक्षम है। शिक्षा के द्वारा सत्य विवेचित, शोधित और स्थापित होता है और मानव मन उसे निर्दिष्ट करता है। विविध अवधारणाएं शिक्षा मनोविज्ञान की महती आवश्यकता को अनुभूत करते हैं
और विविध विज्ञजन उसे अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग विचारकों ने बहुत सारी बातें शामिल की। बहुत सारे विचारकों ने तो बातों को इस तरह से रखा कि जो उनका आशय लगभग एक ही सा था। कहीं कुछ थोड़ा सा इतर हुआ है, किसी ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को तरजीह दे दी है, किसी ने मानव व्यवहार को तरजीह दी है। तो क्या कहते हैं ये विचारक, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सीखने सिखाने की को बुनियादी आवश्यकता मानते हुए स्किनर महोदय कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षण और सीखने से संबंधित शाखा। तो आप समझिए, इन्होंने बहुत सरल शब्दों में, कम शब्दों में अच्छी बात कह दी है और ये काफी कुछ भाव को स्पष्ट करने में सक्षम है। एक बार पुनः सुन लें स्किनर महोदय की परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। इसका आंग्ल वर्जन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये 1958 में स्किनर ने कहा था और अपने शिक्षा मनोविज्ञान के पहले पृष्ठ पर इस बात को कहा था। कुछ इसी तरह के भावों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है क्रो एवं क्रो के विचारों में। क्रो एवं क्रो भी एक जानी मानी हस्ती हुए हैं, एक प्रमुख शिक्षाविद। क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये इसको एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं और जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की सारी बातें, सारे अनुभव इसमें शामिल करते हैं। इसका आंग्ल वर्जन, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ये क्रो और क्रो ने कहा था 1973 में अपनी पुस्तक के पेज नंबर 7 पर। समाज और शिक्षा को अभिन्न मानते हुए नॉल व अन्य क्या कहते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। आप समझिए, इन्होंने क्या किया, सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोड़ दिया और ये कह रहे हैं कि समाज जैसा होता है, समाज जैसा सोचता है, समाज का चिंतन जैसा होता है, उस चिंतन का प्रभाव उस समय रहने वाली हर इकाई पर पड़ता है और मानव समाज की एक इकाई है तो ये अछूता नहीं रह सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने अपनी बात की है। एक बार पुनः इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। इनकी इस परिभाषा का आंग्ल वर्जन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड प्राइमरली विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज चेंज्ड और डायरेक्टेड अंडर द सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये बात स्पष्ट हो गई। 1948 में इन्होंने एक जर्नल प्रकाशित हुआ करता था, जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें ये बात प्रकाशित हुई थी पेज नंबर 361 पर। अगली बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबसे अच्छी परिभाषा लगती है, बहुत ही छोटी, संक्षिप्त और सांदर्भिक परिभाषा है, वो है पील महोदय की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पील महोदय ने संक्षिप्त और सांदर्भिक परिभाषा इस प्रकार से दी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। खत्म। याद हो गई होगी आपको, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसका आंग्ल वर्जन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये पील महोदय ने 1956 में अपनी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 8 पर दी थी। आइए अब हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही आगे की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की स्पेस, वो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं और इसके क्षेत्र को किसी सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण परिवेश नित्य प्रति बदल रहा है। यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलती हुई इस दुनिया की समस्याएं भी नित्य प्रति बदल रही हैं, नया नया आकार ले रही हैं। ऐसी स्थिति में इसका निश्चित क्षेत्र के रूप में परिसीमन करना तो संभव नहीं है। इसका क्षेत्र निश्चित रूप से अपरिमित है, अव्याख्यायित है और इसमें चूंकि नई चीजें रोज जुड़ रही हैं, इसलिए नई नई बातों का समावेशन होना स्वाभाविक है। तो इसका क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, व्यापक हो रहा है, विस्तार को पा रहा है। तो किसी एक सीमा में इसको कैसे बांधा जा सकता है? लेकिन हम यहाँ पर चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के तहत
कुछ बिंदुओं को संजोने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो संपूर्ण व्याख्या नहीं होगी। तो वो बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, आइए उनको विचार करते हैं। पहला बिंदु है विशेष योग्यता का अध्ययन, ए स्पेशल एबिलिटी स्टडी। जितने भी बालक होते हैं वो बालक में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई तीव्रता से अध्ययन करता है, कोई धीमी गति से अध्ययन करता है, कोई सामान्य विद्यार्थी होता है, और सब में अलग अलग योग्यता होती है। और इस योग्यता का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के टेस्ट विकसित हुए हैं, जिस तरह का टेस्ट लगाने के बाद उस पर जब बच्चे की प्रतिक्रिया होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में जाने के लिए अच्छा है, यह विद्यार्थी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा वर्क करेगा, यह वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छा करेगा, यह खनन क्षेत्र में जाएगा, यह भूगर्भ से संबंधित अध्ययन अच्छा करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा वो साइकोलॉजिकल टेस्ट इन सारी विशेष योग्यताओं का अध्ययन में समर्थ है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में है विशेष योग्यता का अध्ययन। अगला बिंदु वंशानुक्रम वातावरण अध्ययन, हेरिडिटी एनवायरनमेंट स्टडीज। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें व्यक्तित्व को गढ़ना है, किसी बालक को बताना है, उसकी सोई हुई प्रतिभा को जगाना है, उसके विलुप्त होने वाले गुणों को जगाना है, तो इनका अध्ययन परम आवश्यक है। और इनका अध्ययन जिसके क्षेत्र में होता है वह एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वह शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके माध्यम से ही हम बता सकते हैं, जगा सकते हैं, उसके पूर्वजों की प्रशस्ति करके उसमें साहस और गुण का संचार कर सकते हैं। अगली बात, सीखने संबंधी अनुभव का अध्ययन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टडी। सीखने का अनुभव एक जैसा नहीं होता, सिखाने वाली बात तो एक जैसी कही जा सकती है, लेकिन सभी लोग कितना सीखेंगे, कितना अनुभव होगा, कितना आत्मगत करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो आप अपनी रसोई के सारे बर्तन आंगन में डाल दें और बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो चम्मच अपनी क्षमता से ग्रहण करेगी, भगोना अपनी क्षमता से ग्रहण करेगा, कटोरी अपनी क्षमता से ग्रहण करेगी, पात्र बहुत सारे पड़े हुए हैं आंगन में, लेकिन सब अपनी क्षमता के हिसाब से ग्रहण करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे मानव हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सब अपनी क्षमता के हिसाब से ग्रहण करते हैं। हर पात्र की अपनी पात्रता होती है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो अनुभव हैं, उसने उसमें कहां तक अधिगमित किया है, उसने कहां तक उसको वो व्यवहार में ला सकता है, इस सब का अध्ययन जिस क्षेत्र में होता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में इसका अध्ययन संभव है। अगली बात, मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बेसिक इंस्टिंक्ट स्टडी। ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। और आप ये समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उस माता का व्यवहार भी शामिल है जो बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ रही है। एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी अबोध है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है, और वो दूध मांगने के लिए मान लीजिए वो रोता है, और उसके रोने के तुरंत बाद उसको उपलब्ध करा दी जाए, तो इससे क्या होगा कि उसके व्यक्तित्व में ये बात आएगी कि जब वो किसी मांग को करेगा तो शीघ्र पूरी हो जाए। दूसरी ओर एक बच्चा है जिसे बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत रोने के बाद दूध मिल रहा है, तो उसका व्यवहार इस तरह का हो जाएगा कि वह लड़ने का, संघर्ष का मादा उसमें होगा, और उसे ये पता होगा कि अंततः विजय होती ही है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें भी व्यक्तित्व को गढ़ रही होती हैं, और ये जो मूल प्रवृत्ति है हंसने की, रोने की, इनको साध करके भी हम व्यक्तित्व का परिमार्जन कर सकते हैं और उसको दिशा दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन आएगा किस परिक्षेत्र में? यह शिक्षा मनोविज्ञान के परिक्षेत्र में आएगा, और शिक्षा मनोविज्ञान मानव मन को साधने का प्रयास करेगा, दिशा देने का प्रयास करेगा। अगली बात, परिस्थितिगत व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिचुएशनल बिहेवियर। मैं समझता हूं कि शिक्षा की सारी योग्यता इसी पर ही आधारित है कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा है, और उस परिस्थितिगत व्यवहार की वजह से ही हमारी अपनी पहचान होती है कि हमने प्रतिक्रिया कैसे की। आज जब आप I-20 देखते हैं, आज आप क्रिकेट मैच देखते हैं, या किसी क्षेत्र में कबड्डी को ही देख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि अंतिम क्षण तक बालक संघर्ष करता है, और उसके बाद उस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया की जानी चाहिए, वो अगर सटीक है तो विजयश्री उसका वर्णन करती है। तो इस परिस्थितिगत व्यवहार को साधने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए, और इसके अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। यह अध्ययन संपूर्ण का संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में आता है। अगली बात, प्रेरणाओं के प्रभाव का अध्ययन,
स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो एक तरह का दिया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव सब पर अलग अलग होता है। मान लीजिए आज क्लास में पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया, तो एक बच्चा हो सकता है जाकर के पूरी रात पढ़े और अगले दिन से सारा कुछ गड़बड़ कर दे। एक बच्चा हो सकता है 2-4 दिन पढ़े, लेकिन जो लंबी रेस का घोड़ा होगा, जो दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला होगा, वह अपना टाइम टेबल बनाएगा, वह एक रणनीति तय करेगा और उसके माध्यम से अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा और नृत्य प्रति का अध्ययन अपने परिक्षेत्र में शामिल करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि विजयश्री को वर्ण करने के लिए जो प्रभाव मोटिवेशन का पड़ा है वो सब पर अलग अलग पड़ा है। इस प्रभाव का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, वरना हम कैसे अधिकतम लोगों का लाभ कर सकेंगे। और इसका अध्ययन जो होगा वो शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में होगा, वही बताएगी कि इस तरीके से समूचे समाज का विकास संभव है। अगला बिंदु, मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। वास्तव में सारी की सारी बातें जो है ना आपस में गुत्थम गुत्था है और एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम मेंटल विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, तो क्या बिना शारीरिक विकास के, बिना शारीरिक विकास पर ध्यान दिए मानसिक विकास संभव है? अच्छा स्वास्थ्य जो है वह जो है अच्छे मस्तिष्क को धारण करता है। अच्छा शारीरिक विकास ही अच्छे मस्तिष्क की प्रबल संभावनाओं को विकसित करता है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है। हम क्या खाएं, क्या पहने, किस तरह की एक्सरसाइज करें, किन प्राणायामों को शामिल करें, जिससे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो। और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो मानसिक विकास की प्रबल संभावनाएं हो जाएंगी। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और इसके आधार पर ही हमारे संवेगों की दृढ़ता संभव होगी। तो सारी की सारी चीजें इतनी आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि इनका अध्ययन आवश्यक है, इनका संरक्षण आवश्यक है, इनका विकास आवश्यक है। और ये सारा का सारा जो स्टडी होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में होता है और इस दायरे की यह स्टडियां हमें जो है फिर प्रेरित करती हैं। ये सारी स्टडी, ये सारे शोध हमें निर्देशित करते हैं कि हमारा शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए ये कार्य किया जाना चाहिए, मानसिक ग्रोथ के लिए ये चीजें हों और उसके बाद फिर सामूहिक दृढ़ता के लिए हमें इन चीजों को अंजाम में लाना चाहिए। तो ये सारा अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के परिक्षेत्र में आता है। अगली बात, तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आप समझिए, एक ही बालक है और वो अपने आप में एक इकाई है। क्लास में क्लस्टर है, एक गुच्छा है, उसमें बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग तरह की आर्थिक स्थितियां रखते हैं, अलग अलग परिक्षेत्र से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में उनकी समस्या एक नहीं होगी, उनकी समस्याएं बहुत होंगी, अलग अलग होंगी। और क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टैक्स इस तरह के होते हैं जैसे कि हम अपने व्यवहार को अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग विद्यार्थी से हमारी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है और उनसे मिलने वाला अधिगम का उच्च स्तर अलग अलग रूप से हम प्रभावित कर सकते हैं। ये होगा तभी जबकि अध्यापक खुद मनोवैज्ञानिक हो और ऐसी स्थिति में ही हम समझ पाएंगे हर एक के दुख दर्द को, हर एक की मुश्किल को, और तब हम उस तरह का निदान कर पाएंगे और उस तरह से उनकी गति निर्धारित कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि तत्संबंधी समस्याओं का अलग अलग अध्ययन करके उस तरह की प्रतिक्रिया की जाए। और यह जो अलग अलग अध्ययन है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के परिक्षेत्र में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अब हम बात करते हैं अगली, और वो एक व्यापक क्षेत्र से जुड़ी हुई है कि शिक्षा के अंगों संबंधी अध्ययन, स्टडी रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब जब हम पार्ट्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा आकाश खुल गया, एक खिड़की खुल गई जिसमें से पूरी दुनिया दिख रही है। और इसमें मुख्य रूप से जो शामिल हैं वह विद्यार्थी है, वह अध्यापक है, वह उसका पाठ्यक्रम है,
वह उसकी शिक्षण विधियां हैं और वो उसका अनुशासन है। 5 अंग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इन अंगों के साथ अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सबका अध्ययन कि कैसा हो अध्यापक, कैसा हो विद्यार्थी, कैसा हो पाठ्यक्रम, इन सारी चीजों को गढ़ा कैसे जाए जिससे कि विकास की प्रबल संभावनाएं विकसित हो जाएं, इन सबका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के तहत करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान हमें निर्दिष्ट करता है कि इस तरह का बिहेव किया जाए, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। तो शिक्षा के तमाम अंग प्रभावित होते हैं, आगे के समय के लिए अपनी प्राण ऊर्जा लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से, और शिक्षा मनोविज्ञान का यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विविध गुण अवगुण के अध्ययन की, स्टडी ऑफ वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या गुण है, क्या खूबियां हैं और किन परेशानियों के बीच कोई कैसे अच्छा रह सकता है, ये केवल हमारे इस मानस द्वारा, इस मस्तिष्क के द्वारा व्यवस्थित होता है। एक मेरा साथी था जो गंजा था, अपने कवि मित्र के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम रखता है कि मुझे बड़ी हीनता आ रही है इस गंजेपन के कारण। और मेरे कवि मित्र ने 2 लाइनें कहीं से उठा करके उसको सौंपी। वो लाइनें इस तरह थी कि ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी, छतों पर घास उगाती है अगर बिल्डिंग पुरानी हो। ये बात सुनकर के वह मित्र बहुत हंसा और बाद में उसको इस तरह से मोटिवेट किया कि उसने अपना पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर लगाया और बहुत सारी पुस्तकें उसकी आई बाद में। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने मानस की दशा को व्यवस्थित रखना है। गुण और अवगुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अवगुणों पर किस तरह से हम कुठाराघात करेंगे और गुणों को कैसे विकसित करेंगे, इसका अध्ययन भी तो आवश्यक है। और यह अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता को कभी हम कम करके नहीं आ सकते और इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उक्त कुछ बिंदु देने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो कि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जितने बिंदु दिए हैं इनसे भी बहुत ज्यादा बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि वो आकाश रोज बदल रहा है, वो आकाश रोज भर रहा है। वो जिस मन का हम अध्ययन कर रहे हैं वह मन परिवर्तनशील है, उसका चिंतन परिवर्तनशील है और बदलती हुई सामाजिक आकांक्षाओं के बीच नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके नए नए समाधान आ रहे हैं और इस तरह से क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। तो किसी एक निश्चित परिसीमा में तो नहीं बांधा जा सकता मनोविज्ञान के क्षेत्र को, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को। और ये बात हमें डगलस और हालैंड के इन विचारों से भी स्पष्ट होती है। इसमें आप देखिए किस तरह से उस शब्दों को समाहित किया है जिससे उसकी व्यापकता का अनुभव होगा। डगलस और हालैंड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। शब्दों पर ध्यान दें। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। अब प्रकृति ऐसी तो है नहीं कि स्थिर रहेगी, मानसिक जीवन ऐसा तो नहीं है कि निर्धारित रहेगा, और व्यवहार ऐसा तो नहीं है कि जो तय हो गया वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब ये सारा का सारा परिवर्तनशील है तो दायरे का बढ़ जाना, बदल जाना स्वाभाविक सा है। इस परिभाषा का आंग्ल वर्जन आपके बीच रखता हूं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द नेचर, मेंटल लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये डगलस और हालैंड ने अपनी किताब के पृष्ठ नंबर 29 और 30 पर दिया था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित करना चाहते हैं तो यह उसी तरह का प्रयास है जैसे कि धूप को मुट्ठी में बंद करना। मतलब ये बहुत मुश्किल और असंभव बात है, क्योंकि जो चीज नित्य प्रति बदल रही है उसका क्षेत्र नित्य प्रति बदलेगा ही, और बदलने के साथ संतुलन करना, साम्य करना, उसके साथ कदमताल करना, यह वक्त की आवश्यकता होगी, यह शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होगी, यह संपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता होगी, यह मानस के विज्ञान की आवश्यकता होगी, और यह आवश्यकता निरंतर बदलती जाएगी, क्षेत्र निरंतर विकसित होता जाएगा। इसलिए एक निश्चित दायरे में बांधना तो बहुत कठिन है। इसकी व्यापकता को समझने के लिए एक और विचारक जो स्किनर महोदय ने बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बीच रखता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से
अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। इसमें बात किसकी हुई है? समझने की और निर्देशित करने की। पहले तो समझने की जो प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया को, लर्निंग अगर हम लिखना चाहें तो लर्निंग पर कई ग्रंथ बनाए जा सकते हैं। लर्निंग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लर्निंग को दिशा देने वाले बहुत सारे सिद्धांत हैं, लर्निंग से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं। तो आप समझिए, छोटी मोटी बात नहीं है। शब्द भले ही आपको छोटा लग रहा हो, अधिगम सीखना, लेकिन इसका विज्ञान बहुत बड़ा है। तो जब इतना बड़ा विज्ञान है, उसको अच्छी प्रकार समझने के लिए तो हमें पूरे सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा लर्निंग के, और उसके बाद हमें क्षेत्र को निर्धारण की बात आएगी। तो कितनी व्यापक हो गया ये। और फिर केवल हमें समझना या सीखना ही नहीं है, हमें उसको और अधिक कुशलता से निर्देशित भी करना है। इसका मतलब उस पर फुल कमांड करना है। तो इसका क्षेत्र अपने आप ही बहुत व्यापक हो जाता है। इसका आंग्ल वर्जन आपके बीच रखता हूं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स फॉर इट्स प्रोवियंस ऑल इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स pertinent to a better understanding and a more efficient direction of the learning process। तो ये जो स्किनर महोदय ने शब्द कहे हैं, ये शब्द बेश कीमती हैं, और यह इसके क्षेत्र के संबंध में इस अवधारणा को पुष्ट करते हैं कि बदलते समय के साथ इसके क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होगा। और आप इस बात को समझें तो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर, इसकी परिभाषा पर, इसकी अवधारणा पर और इसके क्षेत्रों पर बातचीत हुई। मैं समझता हूँ कि यह बोधगम्य रही होगी। आप सभी ने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इसको लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। आप सबका पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।